बाद जब ऐसी समृद्ध मेधा हम जैसी बाल बुद्धियों पर विश्वास करके कुछ देती है तो साहस भी और दुस्साहस भी दोनों मिले जुले से हो जाते हैं। और इतना विश्वास रहता है कि कुछ अगर गलत होगा, गड़बड़ होगा तो सारे बड़े उसे सुधार भी देंगे, सिखा भी देंगे और बता भी देंगे। मैं कितना क्या बता पाती हूँ नहीं पता, पर जब भी यहाँ बोलने के लिए कोई एक व्यक्तित्व मुझे मिलता है तो उस व्यक्तित्व से मेरा परिचय बड़े अच्छे से हो जाता है। ये मेरा स्वार्थ है। आज जैसा बताया अंकल ने कि सरोजनी नायडू पर जब बात करने की बारी आई थी, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिस व्यक्तित्व पर आपको बोलना हो आप उसके बारे में लिखा बहुत सारा पढ़ते हो। मैंने अभी ऐसे एक किताबों की सूची बनाई थी कि इन किताबों से रेफरेंस लेके इनको पढ़ के मुझे सरोजनी जी के ऊपर बोलना है। आज की जनरेशन सबसे पहले गूगल पर सर्च करती है, तो जब गूगल पर सर्च किया तो बहुत सारे उनके खुद के ओरिजिनल वीडियोस और उनकी खुद की पुस्तकें वहाँ पर मिल गईं। तो जो लिस्ट बनाकर रखी थी उनके बारे में पढ़ने की वो एक तरफ रही, और जो उनकी लिखी हुई कविताएं थी, चाहे वो गोल्डन थ्रेशोल्ड हो या बाकी की जो उनकी बहुत फेमस कृतियां रहीं, हम अभी आगे उनकी चर्चा करेंगे, वो कृतियां, संविधान सभा में दिए गए उनके वक्तव्य, अमेरिका में दिया गया उनका वक्तव्य, और वो सारे वीडियोस कुछ प्रसार भारती के, कुछ आकाशवाणी के निकल कर आए और मैं वो सुनती रही। अब समस्या ये होती है कि जब आप खुद उस व्यक्ति को सुन रहे होते हो तो आप उसके विचारों को जानते हो और उसके विचारों से आप आकलन करते हो कि ये कैसा रहा होगा। मेरा पहला परिचय सरोजनी नायडू से बस इतना सा था कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, आम बच्चों को इतना ही बताया जाता है। और हमने जब अपनी कक्षा 7 की जो शिक्षिका थी उनसे पूछा कि मतलब क्या है स्वर कोकिला का, तो उन्होंने बोला कि एक चिड़िया होती है, कोयल जैसी इनकी आवाज़ थी इसलिए इनको ऐसा बोल दिया। तो एक तो यही क्लियर नहीं था कि नाइटिंगेल और कोयल दो अलग चीज़ें होती हैं, बुलबुल कोयल नहीं है। इन्हें बुलबुले हिंद महात्मा गांधी ने कहकर संबोधित किया था। सो शी इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अब जब इनको पढ़ना शुरू किया तो मज़े तब आए जब हमारी जो पीढ़ी है, मैं अपनी पीढ़ी के बारे में बता सकती हूँ, हम लोगों के कैनवास पे महात्मा गांधी एक ऐसा फादर फिगर है कि हम जब 1900 के बाद के किसी भी क्रांतिकारी की बात करते हैं तो हमें लगता है वो उनसे छोटा ही है। छोटा मतलब वय में छोटा, वो फादर ऑफ नेशन मतलब वो सबके पितामह प्रपितामह ऐसे ही दिमाग में सेट है। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले और उनसे पूर्ववर्ती अग्रज रहे हैं, पर जब किसी की बात होती है, चाहे सरदार की हो या नेहरू की हो, कितने भी बड़े व्यक्तित्व थे वो गांधी जी से छोटे थे। तो ये पहला ऐसा व्यक्तित्व मुझे मिला, वो भी फीमेल फिगर में, जो गांधी के समकक्ष खड़ा होता है, जो गांधी से परिहास भी करता है, जो गांधी पे कमेंट भी करता है, जो गांधी से विरोध भी करता है। और गांधी और इनका जो सफ़र शुरू होता है वो डियर सिस्टर्स, डियर फ्रेंड मीराबाई, और एक बहुत इंटरेस्टिंग है जो मुझे पढ़ के लगा कि मैंने उसको 3 बार टैली किया, नहीं ये कुछ गड़बड़ है, सोर्स रिलायबल नहीं है। सरोजनी नायडू कॉल्ड महात्मा गांधी एज अ मिकी माउस, और सिर्फ मिकी माउस नहीं, अ चॉकलेटी मिकी माउस, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन ऑफ महात्मा गांधी, उनके रंग के कारण। और महात्मा गांधी को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती थी, वो जब कहती थी तो वो हंस जाते थे। मुझे कई बार लगा ऐसे थोड़ी हो सकता, महात्मा गांधी बापू मिकी माउस, पर ऐसा था। और ये जो बॉन्ड है महात्मा गांधी का और सरोजनी नायडू का, इस पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कुछ वो बिंदु थे जिन्होंने अट्रैक्ट किया कि हाँ, एक ये किरदार है पूरे भारतीय वाङ्मय का जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता के बाद तक हमारे बीच रहा, और हमें बस ये एक लाइन पता दी गई, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो सरोजनी नायडू जब पैदा होती हैं तो वो समय है 1879 का, 13 फरवरी 1879। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रहता है 8 मार्च, पूरे देशों में कार्यक्रम होते हैं। हम राष्ट्रीय महिला दिवस को शायद भूल जाते हैं या बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। सरोजनी नायडू के जन्मदिन 13 फरवरी को ही भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 13 फरवरी 1879 को ये जन्म लेती हैं। अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं, और इनके जो बाकी के भाई बहन हैं, मतलब जो परिवार है जहाँ इनका जन्म होता है, वो दोनों माता पिता, दोनों दंपत्ति
उनके एक भाई जो बाद में नाटककार हुए, उनका खुद का कहना ये है कि वो लौकिक माता पिता जैसे नहीं थे, वो कुछ अलग व्यक्तित्व थे और उन्होंने हम सब भाई बहनों को बहुत अलग तरह से पाला। इनकी माँ थी वरसुंदरी देवी और इनके पिताजी थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। इनकी माँ 5 भाषाओं की विद्वान थी। वो खुद बंगाली में कविता लिखा करती थी, वो अपने घर के सर्वेंट्स के साथ मद्रासी में बात किया करती थी, उन्हें अंग्रेज़ी इतनी फ्लुएंट आती थी कि जो उनके यूरोपियन मित्र होते थे वो उनसे उसमें बात करती थी, और तेलुगु का साहित्य पढ़ना उनका विशेष रुचिकर कार्य होता था। इतनी भाषाओं की विशारद माँ, जो स्वयं बंगाली की एक बहुत प्रतिष्ठित लेखिका रही, उनके यहाँ सरोजनी नायडू का जन्म होता है। जो पिताजी थे अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी, उस ज़माने में पीएचडी थे साइंस से और मद्रास कॉलेज के प्रिंसिपल थे। जो एक परिवार की परवरिश या बैकग्राउंड, या ये कहना चाहिए कि माता पिता से जो जितना मिल सकता है बच्चे को, वो सब कुछ मिल रहा था। पापा चाहते थे कि बेटी साइंटिस्ट बनेगी क्योंकि उनकी रिसर्च और उनकी पीएचडी, उनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ साइंस में होती थी, मगर सरोजनी जी पर उनकी माँ का प्रभाव था, तो वो बचपन से साहित्य की ओर रुझान या झुकाव जो भी कहें, वो कविताएं लिखने लगी थी। सबसे पहली कविता उन्होंने जब वो 12 साल की थी तब लिखी, और ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता है, मतलब प्रमाणित है कि उनकी जो गणित की नोटबुक थी उसमें उन्हें गणित का होमवर्क दिया गया था जो उन्हें हल करना था, और उसकी जगह उन्होंने 1300 पंक्तियों की एक कविता लिख दी थी। तो इसको जब उनके टीचर ने पढ़ा तो उन्होंने पेरेंट्स से, पापा से कंप्लेन की। जनरली ऐसा होता है कि अगर स्कूल से कंप्लेन की जाए तो मम्मी पापा बच्चे को डांटते हैं कि तुमने मैथ्स की कॉपी में एक 1300 लाइनों की कविता लिखी, मगर अघोरनाथ जी ने उस कविता की न सिर्फ भूरी भूरी प्रशंसा की, उसको छपवाया और अपने जो नोन लोग थे उनमें उसको सर्कुलेट किया। वही कविता हैदराबाद के नवाब को दिखाई गई और हैदराबाद के नवाब उस कविता से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें, यानी सरोजनी जी को, उसी कविता के ऊपर स्कॉलरशिप देकर विदेश में पढ़ने भेजा गया। और ये घटना पढ़ के मुझे लगा मैं गलत सेंचुरी में पैदा हो गई हूँ। तो जो इनकी सबसे पहली वो कवित्व था, वो एक रोमांटिक लव स्टोरी थी। उसका नाम था मेहर मुनीर, जो पर्शियन लैंग्वेज में थी। तो ये ऐसे छपकर जब पहुंची और इनका दाखिला विदेश में हुआ, ऑल्दो अपनी इन करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ वो अपनी पढ़ाई में, अपनी एजुकेशन में और अपनी स्टडीज़ में हमेशा अव्वल आती थी। और मद्रास में जहाँ से उन्होंने अपना मैट्रिकुलेट किया, वहाँ पर भी वो टॉपर रही थी। फिर वजीफ़ा मिला, आगे पढ़ने के लिए गई और आगे पढ़ने के लिए जाती हैं वो, लेकिन साथ में जहाँ उनके बाकी के भाई बहनों का जन्म होने लगता है तो उनको ऐसा लगता है कि शायद पेरेंट्स का ध्यान अब उनके ऊपर कम है। तो जो उनके लेखन में पहले बहुत रोमांटिसिज्म था, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अकेलेपन की तरफ बढ़ने लगता है। और उस लेखन के बाद, मतलब अब जब उनके पूरे परिवार की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से जो छोटे भाई बहन थे उन पर इनका प्रभाव और उनके संग का सरोजनी जी पर प्रभाव भी साइमल्टेनियसली साथ साथ पड़ने लगता है। उनके बहुत करीबी जो माने जाते हैं वो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी थे, जिन्होंने जर्मन अलायंस, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत महत्वपूर्ण कॉमरेड थे, वो उनके छोटे भाई थे। दूसरे भाई उनके हरेंद्र नाथ जी थे, जो बहुत कुशल नाट्य शिल्पकार भी रहे, लेखक भी रहे। सुहासिनी चट्टोपाध्याय और मृणालिनी चट्टोपाध्याय, ये 2 उनकी बहनें थीं। बाकी के 4 और भाई बहन थे, पर ये 4 वो नाम हैं जिनको पूरे देश में ख्याति मिली। इससे सिर्फ एक बात समझी जा सकती है कि जब आपके घर का कोई बड़ा एक प्रतिष्ठित रूप से सामाजिक सरोकार से जुड़ जाता है, तो उसकी आने वाली पीढ़ियां और उनके साथ के लोगों पर वो प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। तो लेखन हमेशा अनवरत रूप से जारी रहा। अभी तक जो लेखन की विषय वस्तु थी वो रोमांटिसिज्म थी, स्पेशली ब्रिटिश रोमांटिसिज्म, क्योंकि उनको पर्शियन, इंग्लिश और अरेबिक, ये 3 भाषाओं में बेहद रुचि थी। और अपनी माँ की वो जो बंगाली की कविताएं थी, उन्हें सुन सुनकर तो बड़ी ही हुई थी। जब उनका दाखिला लंदन में हो जाता है तो वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है ब्रिटिश लेखकों से, जिनमें मुख्य रूप से नाम है बटलर यीट्स का।
ये उनको ये बात सिखाते हैं कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, जो आपका मदरलैंड है, अगर आपके लेखन में वहाँ का तत्व आएगा तो आपकी कविताएं ज़्यादा ग्राह्य मानी जाएंगी, ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच होगी और उन्हें ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा। सरोजनी सुन लेती हैं, अभी तक उनका लेखन जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा होता है, लेकिन एक बार वहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले अपना व्याख्यान देने के लिए आते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जब पूरा भाषण हो जाता है, पूरा वक्तव्य हो जाता है, सरोजनी जी उसे बहुत ध्यान से सुन रही होती हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय भारतीय नक्षत्रों में अपना स्थान बना चुके थे और ये सबको पता था कि वो भारतीय चेतना के अग्रदूत हैं और उनका काम, उनकी वाणी, उनका वक्तव्य ये था कि जहाँ भी वो पहुँच रहे हैं वहाँ का जो भारतीय समुदाय है उसके भीतर वो अलग जगा सकें कि आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कैसे अपना दाय सुनिश्चित कर सकते हो। तो सरोजनी जी बैठी वहाँ पर सुन रही थी। अच्छा, सरोजनी नायडू की भी ख्याति भारत में, क्योंकि वो बहुत अच्छी ऑरेटर थी, स्कॉलर थी, इंटेलेक्चुअल थी, राइटर थी और एक संभ्रांत बड़े परिवार से बिलोंग करती थी। तो यहाँ के जो एलीट क्लास थे उसमें उनकी भी ख्याति विद्यमान थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जब वहाँ पहुँचते हैं और सरोजनी जी को सामने बैठा हुआ देखते हैं उस कॉलेज में, तो वो पहचान रहे हैं कि ये कौन है, मगर वक्तव्य के बीच में किसी की किसी से कोई बात नहीं होती। जब वक्तव्य पूरा हो जाता है तो गोपाल कृष्ण गोखले सरोजनी जी को ऊपर बुलवाते हैं। बुलाने के बाद उनसे सीधे शपथ दिलवाते हैं और वो शपथ, वो वीडियो उपलब्ध नहीं हो सका है, मुझे कहीं है ये पता है। जब मैं उस शपथ को पढ़ रही थी, मैं उसे वर्ड टू वर्ड डिकोड करूँगी यहाँ पर, कि वो शपथ यदि किसी से भी पढ़वाई जाए तो निश्चित है कि वो अपना सर्वस्व त्याग कर अपने स्वतंत्रता संग्राम के लिए तत्पर हो उठेगा। तो गोखले कहते हैं, स्टैंड हियर विथ मी with the stars and the hills for the witness. Consecrate your life and talent, your song, your speech, your thought and your dream to the motherland. O poet, see vision from the hilltop and spread a broad message of hope to the toilers in the valley. मेरे साथ यहाँ आकर खड़े हो, जहाँ पर सितारे हैं, जहाँ पर हिल्स हैं, जहाँ उनके ऊपर खड़े होकर तुम्हें ये देखना है कि आशा का संचार कैसे किया जा सकता है उन लोगों को जो वैली के भीतर दब रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, उनके लिए ओ पोएट, ओ कवयित्री, तुम अपना लेखन लिखो। ये शपथ जब गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें वहाँ पर लंदन में दिलवाते हैं, उसके बाद से जो उनके ब्रिटिश साथी थे और जो उनके भारतीय प्रपितामह रहे, उनके सम्मिलित प्रभाव की वजह से इनका लेखन धीरे धीरे अपने मातृभाषा में भी और अपने मातृ देश के लिए भी उन्मुख होने लगता है। लेकिन जब वो लंदन में थी तभी, बल्कि लंदन से भी पहले जब वो भारत में ही थी, तब उनका स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ था और उनके इलाज के लिए जो आए थे वो थे श्री गोविंदराजलू नायडू। सरोजनी जी का मूल नाम सरोजनी चट्टोपाध्याय था, नायडू उनका विवाह उपरांत दिया गया सरनेम था। तो श्री गोविंदराजलू नायडू जब भारत में उनका इलाज कर रहे थे, दैट टाइम शी वॉज 15 ईयर ओल्ड, 15 साल की थी वो, और तब उन्होंने ये निर्धारित कर लिया था अपने मन में कि यदि मुझे विवाह करना है तो इन्हीं के साथ करना है। वो उम्र में 10 वर्ष बड़े थे, प्लस सरोजनी जी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी और वो दूसरी कास्ट से बिलोंग करते थे। तो कुछ कुछ डिफरेंसेस और कुछ कुछ गैप्स थे। जो अर्ली हिस्टोरियंस हैं उनका ऐसा मानना है कि जब 15 वर्ष की आयु में उन्होंने ये निर्णय लिया और अपने परिवार को बताया, तो परिवार एकदम से रजामंद नहीं हुआ। उसके कई लोगों ने अलग अलग रीज़न दिए हैं, अलग अलग कारण दिए हैं। लेकिन जो बाद के इतिहासकार हैं उनका कहना ये है कि जो मुख्य रीज़न था वो ये था कि जो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जो इनके पिताजी थे, वो स्वयं इस बात की वकालत सारे समाज में किया करते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, और उनकी खुद की पुत्री अभी मात्र 15 वर्ष की थी और वो ये निर्णय ले चुकी थी, तो ये उस समय संभव नहीं था। ये थोड़ा सा लॉजिकल प्रमाणित होता है, इसलिए इसे मान लेते हैं। जब वो इंग्लैंड पहुंची तो वहाँ पर श्री गोविंद जी भी पढ़ाई के लिए और अपनी प्रैक्टिस के लिए दोनों चीज़ें वहाँ साथ में कर रहे थे, तो ये वहाँ पर मिलते जुलते रहे और ये निर्णय जो था इनका वो और पुख्ता हो गया। जब ये भारत में लौट कर आती हैं 1898 में, तो इनका विवाह उनके साथ दोनों परिवारों की रजामंदी के साथ हो जाता है और अपने आप में
1898 के युग में ये एक क्रांति थी कि एक लड़की अपने से 10 वर्ष बड़े व्यक्ति, अपनी से छोटी जाति के व्यक्ति के साथ दोनों परिवारों की रजामंदी से विवाह करती है। लोगों ने उनके घरों पर बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे लोग उनके घरों में आए, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपने इस निर्णय को लिया, इस निर्णय को परवर्ती समय में सही सिद्ध किया। उनके पारिवारिक जीवन में, उनके राजनीतिक या उनके सामाजिक जीवन से कभी कोई क्लैश उत्पन्न होता हमें नहीं दिखाई पड़ता। उनके जो 5 बच्चे हुए, पद्मजा नायडू उसमें से एक बहुत विख्यात नाम है। इनकी मृत्यु के बाद 1961 में श्री पद्मजा नायडू जी ने इनकी सारे कवित्व का एक संग्रह द डॉन ऑफ फेदर ऑफ द डॉन भी प्रकाशित करवाया था, और बहुत सारे संवैधानिक पदों पर भी वो बाद में रही। वो एक बहुत बड़ा नाम थी। बाकी के इनके जो 4 पुत्र हुए हैं, वो उस समय जब ये अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर रही थी, अभी तक सरोजनी जी का जो दायरा रहा है वो एक इंटेलेक्चुअल के रूप में रहा कि सारे लोग उन्हें जानते हैं और वो सारे लोगों को जानती हैं, मगर वो अपने साहित्य की साधिका बनकर अपने घर में हैं, अपनी शिक्षा ले रही हैं और अपने परिवार को देख रही हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। हाँ, मैं ये प्रारंभ में बताना भूल गई थी। इनका जन्म वर्तमान समय के बांग्लादेश में जो बिक्रमपुर एक ज़िला है, वहाँ का ब्रह्मन गांव है, वहाँ पर हुआ था। तो तत्कालीन समय में वो बंगाल के अंदर ही आता था। 1909 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, हम सब पढ़ते हैं इतिहास में कि वो एक त्रासदी थी। जो भी लोग अपने घरों में बैठे थे वो सब बाहर निकल आए थे। बंगाल विभाजन कई अर्थों में ब्रिटिश साम्राज्य की एक भूल भी रही। उसने हमारे आंदोलन को बहुत अग्नि देने का काम किया। तो सरोजनी नायडू जी उस बंगाल विभाजन के बाद से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सक्रिय चेहरा बन जाती हैं। 1906 में कांग्रेस को पहली बार संबोधित करने के लिए उनके पास निमंत्रण आता है। ये घटना का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि चाहे गणित की कॉपी में 1300 लाइनों की कविता लिखना हो, या समाज के विरुद्ध जाके अपने विवाह का निर्णय करना हो, या फिर अब 1906 के पहले कांग्रेस के निमंत्रण पर जाने के लिए अपनी शर्तों का रखना हो, वो व्यक्तित्व अपने विचारों में कितना सुस्पष्ट है और दृढ़ है, ये बात हमें जाननी, सीखनी और माननी, तीनों चीज़ें पड़ेंगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय बड़ा नाम था, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें जाने को लालायित रहते थे। सरोजनी जी के पास उसका निमंत्रण आता है 1906 में कि आपको आना है और वहाँ पर भाषण देना है। उस समय कोई प्रस्ताव था जो कांग्रेस में पारित होने वाला था, और उस प्रस्ताव में हिंदू शब्द लिखा हुआ था। लोगों के लिए था कि हम हिंदुओं के लिए ऐसा ऐसा करेंगे या उनके लिए ऐसा होना चाहिए। सरोजनी जी वो प्रस्ताव पढ़ती हैं, और जो उन्हें निमंत्रण देने आता है उसे वो बहुत साफ शब्दों में कहती हैं, आप इस हिंदू शब्द को हटाकर यहाँ अगर इंडियंस या भारतीय शब्द नहीं करेंगे तो मैं आपकी सभा को संबोधित करने नहीं आऊँगी। जबकि ये उनका पहला पदार्पण है राजनीति के क्षेत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली मर्तबा उन्हें बुलाया जा रहा है, मगर वो ये सोचे बिना कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, वो सीधे तौर पे अपनी बात कहती हैं कि ये शब्द यहाँ पर बदला जाएगा और हिंदुओं के लिए नहीं, हम भारतीयों के लिए ये बात करेंगे, तो मैं आपके साथ आती हूँ। ऐसे विद्रोही के रूप में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सरोजनी नायडू का राब्ता होता है और वो शब्द बदल दिया जाता है। ये वहाँ जाती हैं, अपना वक्तव्य रखती हैं और सभी को चमत्कृत भी करती हैं। इस बीच उनकी तबीयत पुनः खराब होती है और अपने स्वास्थ्य के कारणों से उनको दोबारा लंदन भेजा जाता है। लंदन में जब गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी भेंट होती है तो वो इन्हें कहते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि ही इज़ अ अपकमिंग मैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और आपको उनका साथ देना है, आपको उनके साथ रहना है। अभी तक सरोजनी जी महात्मा गांधी से मिली नहीं है, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने पूर्व पीठिका बना दी है। उस समय तक महात्मा गांधी अपनी दक्षिण अफ्रीका में चीज़ों को सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर कर लंदन लौटने वाले हैं और लंदन से उन्हें भारत आना है। तो जब वो लंदन पहुंचते हैं तो क्योंकि वो वहाँ पर सक्सेस हो चुके थे और वो ब्रिटिशर्स के लैंड में आ रहे थे, तो वहाँ पर उनके स्वागत की विशेष प्रकार की तैयारियाँ थीं। उन विशेष प्रकार की तैयारियों में कोई भी आम व्यक्ति जाकर उनसे मिल सके ये संभव नहीं था। तो सरोजनी जी थोड़ा यार्ड तक जाती हैं कि देख लेते हैं कैसा क्या है, अगर मौका लगेगा तो मिल लेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। पर उन्हें देखा कि बहुत भीड़ भाड़ है,
तो जैसा अक्सर लेखकों के, चिंतकों के, विचारकों के साथ होता है कि वो भीड़ में घुस के अपनी जगह बनाना पसंद नहीं करते, वो भी नहीं गई और वो लौट आती हैं। तो उस दिन महात्मा गांधी और सरोजनी जी की भेंट नहीं हुई। अगले दिन महात्मा गांधी का एक वक्तव्य था, वक्तव्य सुनने का उनका मन था कि मैं वहाँ जाती हूँ, वक्तव्य सुनूंगी और वक्तव्य के बाद उनसे भेंट हो जाएगी। उस दिन भी उनकी भेंट नहीं हो पाती और तीसरे दिन उन्होंने जहाँ पर महात्मा गांधी रुके हुए थे और उसी दिन महात्मा गांधी जी को वापस भारत भी आना था, तो उन्होंने कहा आज तो मिल ही लेते हैं। तो वो पहुँचती हैं, ऊपर दूसरे माले पर महात्मा गांधी कमरा लेकर रह रहे हैं। वो जैसे ही कमरे में दाखिल होती हैं तो ज़मीन पर कुछ सामान को बिखराए हुए महात्मा गांधी बैठे हैं। हरी पत्ते की कुछ सब्जियां रखी हैं, कुछ सलाद रखा है और एक बिस्किट का पैकेट है, जिसे देखकर सरोजनी जी कहते हैं ये महात्मा गांधी, मतलब महात्मा उस समय तक नहीं थे, गांधी जी जो इतना सब कर रहे हैं वो ऐसे घास फूस खाते हैं, ये ऐसे खाकर आंदोलन करते हैं। उनके दिमाग में ये बात आती है और क्योंकि वो गेट खोलकर ये सब देख रही थी और अपने चिंतन मनन में व्यस्त थी, महात्मा गांधी उन्हें देख लेते हैं और कहते हैं तुम ज़रूर सरोजनी नायडू होगी, ऐसे बिना पूछे अंदर आने का और कोई हिम्मत कर नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद जो पहले से उनके मन में चल रहा था कि गांधी जी ये सब खाते हैं, अपनी बात का उत्तर देने की जगह उन्होंने अपना प्रश्न दाग दिया महात्मा गांधी से कि आप ये सब खाकर आंदोलन करते हैं और आप ऐसे रहते हैं। इस तरह दोनों का पहला संवाद एक कहना चाहिए नोटोरियस नोट से प्रारंभ होता है और उस संवाद में कहीं भी ये भाव नहीं है कि मेरे अंदर प्रभुत्व है या मेरे अंदर प्रभुत्व है। जितनी सहजता से महात्मा गांधी ने उनकी धृष्टता को इंगित किया, उतनी ही सहजता से उन्होंने अपनी जिज्ञासा को महात्मा गांधी के समक्ष प्रकट किया। मुझे लगता है कि सरोजनी नायडू जी के ऊपर जब बात करें तो एक अलग से डिस्कशन महात्मा गांधी और उनके बीच के संबंधों पर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने राजनीति में क्या बदलाव लाए, इसलिए नहीं कि उससे समीकरण कितने बदले, बल्कि इसलिए कि आज छोटे छोटे से शहरों के छोटे छोटे से कोनों में पाए जाने वाले छोटे छोटे प्रभुत्व संपन्न या राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को ये बात समझते बने कि दो विरोधी लिंग के, दो विरोधी या विरोधी ना कहें अलग मतों के लोग भी एक साथ सामंजस्यपूर्ण और सह अस्तित्व के साथ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे के विचारों का सम्मान भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू जी के कुछ कुछ मुद्दों पर, खासकर के महिला मुद्दों पर भारी मतारोध होते हैं, क्योंकि नायडू का जो व्यक्तित्व था वो अपने आप में इतना दृढ़ और सशक्त था कि वो शुरू से किसी के अधीन नहीं रही, किसी की सुनी नहीं और सुन के मान लेने वाला विचार उनके भीतर ना उनके परिवार ने डाला, ना उनके परिवेश ने डाला। अब जब वो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो रही हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। कांग्रेस के भीतर भी अभी जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत कम है और पूरे देश में जो महिला परिदृश्य है उसमें लिंग भेद है। तो उनका ध्यान इस ओर जाता है कि सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। मुझको जहाँ मैं कांग्रेस में हूँ या जहाँ मैं अपने आसपास जिन लोगों के बीच हूँ उनसे बात करनी चाहिए भाई, कि यहाँ पर तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 1919 के समय सबसे पहली बार, अच्छा ये कुछ मेरा भी सौभाग्य है कि जब मैंने सबसे पहला वक्तव्य दिया था तो वो श्री एनी बेसेंट पे था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और आज सरोजनी नायडू पर है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही हैं। तो 1919 में एक शिप से जब ये लंदन जा रही होती हैं, उस शिप में इनकी भेंट एक्सीडेंटली, हैप्पी एक्सीडेंट्स, एनी बेसेंट से हो जाती है और एनी बेसेंट इन्हें सिंगिंग बर्ड कहती हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब जब मैंने इनके पूरे व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे एक चुलबुली सी और एक सशक्त महिला का किरदार इनमें दिखाई पड़ा, जो किसी बाहरी गंभीरता का चोला ओढ़कर नहीं रहता है। अपने जीवन के किसी भी फेस में इनके जो संविधान सभा की पहली स्पीच है, जब सच्चिदानंद सिन्हा उन्हें बुलाते हैं और राजेंद्र प्रसाद जी के लिए कुछ कहने को कहते हैं, उस समय उनकी आयु है 68 वर्ष
और मैं वो स्पीच का सिर्फ आधे 52 सेकंड आपको सुनवाती हूँ। आप उस सशक्त आवाज़ को सुने और आप उस सशक्त आवाज़ में भी उस चुहलबाजी को सुने जो वैसे ही उस स्पीकर को जवाब देता है जैसे वो स्पीकर उन्हें बुला रहे हैं। जस्ट 52 सेकंड की वो वीडियो है। Original voice. Not in prose but in poetry. I shall now request Bulbul-e-Hind, the Nightingale of India, to address us. सच्चिदानंद सिन्हा उन्हें ये कहकर बुलाते हैं कि अब नाउ आई रिक्वेस्ट बुलबुल-ए-हिंद टू एक्सप्रेस her views not in prose but in poetry। तो वो जवाब देंगी। Not in prose but in poetry। Mr. Chairman, the manner of your calling me what is not constitutional, it is poetic. The manner you are calling me is not constitutional। Directly, first line। And he replied on the chair, you cannot question to the chair। Order, order, order. No recollections of the chair, please. It reminds me of some lines of a Kashmiri poet who said, Bulbul ko kul mubarak, kul ko chaman mubarak, rangeen tabiyaton ko range sukhan mubarak। And today, और ये एक कश्मीरी पोएट को कोट करके उन्होंने कहा है कि क्योंकि उन्हें बुलबुल-ए-हिंद कहकर बुलाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो 68 वर्ष की उम्र में जब संविधान सभा में बैठकर इस तरह की बात इतनी दृढ़ता के साथ वो व्यक्तित्व वहाँ कह सकता है, तो जब वो अपना राजनीति में पदार्पण कर रहा है तो वो कितना सशक्त होगा ये अनुमान लगाना हम सब के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। खैर, तो 1919 में एक शिप में लंदन जाते समय एनी बेसेंट से उनकी पहली बार मुलाकात होती है और वो उन्हें सिंगिंग बर्ड ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित करती है, क्योंकि कुछ चर्चा इन लोगों की सरोजनी जी की कविताओं के ऊपर हुई और कुछ चर्चा 1917 के समय औरतों के साथ जब एनी बेसेंट ने 1927 में ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस बनाई थी तो उसके रेफरेंस में होती है, जब एनी बेसेंट अपना आइडिया इनके साथ शेयर करती हैं कि भारत में भी महिलाओं के लिए एक ऐसी संस्था बनाने की मंशा है, तो क्या आप उसमें सहयोग करोगे। 1919 का दौर ही वो दौर था जब तिलक और एनी बेसेंट दोनों अलग अलग रूप में अपना होम रूल लीग चला रहे थे। तो क्योंकि इनकी मुलाकात एनी बेसेंट से हुई, तो जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग का पूरा ढांचा था सरोजनी नायडू उसके साथ एसोसिएट होती हैं और लंदन वो जिस अपने काम से जा रही थी वहाँ जाने के अतिरिक्त वहाँ के विमेंस काउंसिल में भारत की महिलाओं को वोटिंग राइट हो इसके लिए वहाँ पर आवाज़ उठाकर आती हैं। तो एनी बेसेंट के संपर्क में आने के बाद से जो सरोजनी नायडू का झुकाव सिर्फ भारतीय राजनीति पे था, अब वो भारतीय राजनीति के साथ साथ आध्यात्म, दर्शन, धर्म की ओर भी धीरे धीरे मुड़ने लगता है और ये सारा जो उनके व्यक्तित्व का एडिशन है वो उनके लेखन में झलकता है। पहले जो उनकी कविताएं होती थी वो तत्कालीन व्याप्त समस्याओं को लेकर थी और अब उन तत्कालीन व्याप्त समस्याओं की जो जड़ें हैं और जो हमारा प्राच्य गौरव है वो वहाँ तक पहुँचती हैं। मज़े की एक और बात यह है कि वो अपना लेखन जो जारी रखती थी वो रखती थी अपने हर संतान के पैदा होते समय वो एक कविता ज़रूर लिखती थी, जिसमें उस संतान का नाम उन्होंने क्यों रखा, जो रखा वो, और उससे भविष्य के लिए क्या आशाएं और अपेक्षाएं उनकी हैं, ये उसके जन्म के समय एक कविता के रूप में वो संग्रहित करके रखा करती थी। तो इस तरह से जब उनकी भेंट एनी बेसेंट से हुई
उसके बाद भारत में वापस लौटने पर 15 महिलाओं का एक समूह उन्होंने बनाया और उन 15 महिलाओं को लेकर ज़मीनी स्तर पर भारत के जितना संभव हो सका प्रत्येक प्रदेश में जाकर उन्होंने वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया कि क्या गड़बड़ ऊपर के स्तर से है, क्या राजनीति महिलाओं को नहीं ले रही या महिला राजनीति में नहीं आना चाह रही, समस्या समाज की है या समाज के कर्णधारों की है। उन 15 महिलाओं की टोली के साथ जब सरोजिनी नायडू पूरे भारत का भ्रमण करती हैं और फिर वो लौट कर आती हैं, असहयोग आंदोलन उन दिनों चल रहा होता है, असहयोग आंदोलन में अपना सक्रिय सहभाग वो सुनिश्चित करती हैं और फिर शुरू होता है महात्मा गांधी का दांडी मार्च। बीच की घटनाएं हैं, उन्हें यदि लास्ट में समय रहा तो मैं इंक्लूड करूँगी। ये घटना कुछ उल्लेखनीय इसलिए लगी क्योंकि इसने उस दांडी मार्च की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदली। आरंभ में महात्मा गांधी का मानना था कि क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव होने वाला है, सीधे हम विरोध करने जा रहे हैं, तो इसमें महिलाओं की डायरेक्ट एंट्री नहीं होनी चाहिए, डंडे भी पड़ सकते हैं, जेल भी जाना पड़ेगा। तो दांडी मार्च में महात्मा गांधी महिलाओं को शामिल नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी समय सिर्फ सरोजिनी नायडू ही नहीं, कमला देवी चट्टोपाध्याय और खुर्शीद नौरोजी, इन तीनों ने महात्मा गांधी से अनुनय भी किया, विनय भी किया, विमर्श भी किया और दबाव भी डाला। सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी के पत्र हैं इसी समय के, जिसमें महात्मा गांधी उन्हें ये कहकर संबोधित करते हैं माय डियर सिस्टर, और लास्ट में योर एल्डर ब्रदर लिखते हैं। सरोजिनी नायडू उन्हें रिप्लाई करते हैं माय डियर फ्रेंड एंड योर फेथफुल फेलो। जब संबोधनों से संप्रेषण में प्रभाव पड़ने लगता है तो इन पत्रों के संबोधन धीरे धीरे बदलते हैं और वो संबोधन ऐसे बदलते जाते हैं कि डियर सिस्टर से डियर फ्रेंड होती हैं। उसके बाद मीराबाई कहकर महात्मा गांधी उन्हें कई पत्रों में संबोधित करते हैं और फिर वेंडरिंग सिंगर, अंत तक आते आते वो मदर सिंगर होती हैं और गार्जियन ऑफ माई सोल, महात्मा गांधी की गार्जियन ऑफ माई सोल। द वेरी सेम वे सरोजिनी नायडू के संबोधन भी महात्मा गांधी के प्रति ऐसे ही बदलते हैं। शुरू होता है मिकी माउस से, फिर होता है लिटिल मैन, लिटिल मैन से होता है मिस्टिक स्पिनर। मिस्टिक स्पिनर जब वो संबोधित करती हैं तो सिर्फ इस एक संबोधन पर महात्मा गांधी अलग से एक लेटर भेजते हैं दैट आई एम नॉट मिस्टिक, येस आई एम अ स्पिनर। तो अ मिस्टिक स्पिनर। और जब महात्मा गांधी की डेथ होती है, जब उनका असैसिनेशन हो जाता है, तो सरोजिनी नायडू कहती है ओ माय फादर डू नॉट रेस्ट। अंत में एक फादर फिगर के रूप में महात्मा गांधी उनके जीवन में उभर कर आते हैं। डू नॉट रेस्ट डज नॉट मीन एट ऑल बिकॉज बाय दैट टाइम ही वॉज रेस्टिंग इन पीस। तो दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी अपोज में होते हैं कि महिलाएं हमारे मार्च में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, और ये तीनों उन पर दबाव बनाती हैं कि महिलाएं तो पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये इनके इन प्रकारेण महात्मा गांधी कन्विंस हो जाते हैं, मान जाते हैं, और दांडी मार्च में फिर ये लोग भी साथ में जाते हैं। और वो जो एक बहुत प्रचलित मूर्ति भी है, चित्र भी है दांडी मार्च की, उसमें सरोजिनी नायडू महात्मा गांधी के ठीक पीछे दिखती हैं। 6 अप्रैल को जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जब तक महात्मा गांधी महिलाओं को अनुमति नहीं दे रहे हैं आंदोलन में आने की, और अरेस्ट होते समय वो पूरे आंदोलन की बागडोर सरोजिनी नायडू को देकर जाते हैं कि अब आगे से ये पूरा आंदोलन जब तक मैं जेल में हूँ वो आप संभालेंगी। और उस आंदोलन की सफलता सरोजिनी नायडू के कंधों पर, उनके नेतृत्व पर आकर ठहर जाती है, जिसको उन्होंने कैसे निभाया ये हम सब जानते हैं। उस आंदोलन के परिणाम क्या हुए, क्या संवैधानिक परिणाम हुए और क्या सामाजिक परिणाम हुए, इनसे किताबें भरी पड़ी हैं, मगर सरोजिनी नायडू पर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लिखकर फुल स्टॉप हो जाता है। खैर, तो जब ये दांडी मार्च की बात हुई, उसके बाद 31 में कांग्रेस की ही एक सभा में सरोजिनी नायडू कांग्रेस को ये कहने को बाध्य करती हैं कि महिलाओं का राइट जब आने 35 में सबको मालूम है कि अब इलेक्शंस सबके लिए अलाउ होने वाले हैं, तो इलेक्शन में महिलाओं का राइट उतना ही होना चाहिए जितना कि बाकी लोगों का है। मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में हमेशा गर्व से ये पढ़ती आई हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत की महिलाओं को आंदोलन नहीं करने पड़े, यहाँ पर सबको बराबर का राइट पहले ही मिल गया जैसे ही संविधान लागू हुआ। और निश्चित रूप से मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती थी। लेकिन अब
जब सरोजनी जी को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि 47 में और 50 में हम सबको वो राइट मिले, लेकिन उसकी पूर्व पीढ़िका कहाँ से चलकर आ रही थी और कैसे तैयार हो रही थी, ये ना किसी ने पूछा और ना किसी ने बताया। ये जब आप खोजोगे तो शायद आपको मिले, आप नहीं खोजोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो पहले कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित होता है 1931 में कि महिलाओं को राइट होना चाहिए, और कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित करती है। अच्छा, 1925 का जिक्र छूट गया। कानपुर का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षा सरोजनी नायडू बनती हैं। 1917 के अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। जब आप गूगल पे ऐसे सरसरा सा सर्च करते हो इम्पॉर्टेंट अधिवेशन या प्रोमिनेंट कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस, 1925 का अधिवेशन उसमें सबसे ऊपर आता है। और उस सबसे ऊपर आने का रीज़न, जब आप उसकी प्रोसीडिंग चेक करोगे या आप ऐसा कुछ ढूंढने जाओगे कि उसमें कुछ बहुत विशेष उल्लेखनीय पारित हुआ होगा, ऐसा नहीं है। वो उल्लेखनीय इसीलिए था क्योंकि एक भारतीय महिला पहली बार कांग्रेस को प्रिसाइड कर रही थी, अपनी बातें, अपने मत को सबके सामने इतने स्पष्ट रूप से रख रही थी। तो 1925 में जब वो अध्यक्ष बनती हैं, 1931 में वो महिला अधिकारों के लिए कांग्रेस में ये प्रस्ताव पारित करवाती हैं। उस समय का दौर है जब गोलमेज सम्मेलन चल रहे होते हैं और कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलनों का बॉयकॉट किया है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लेने जाते हैं और सरोजनी नायडू उनके साथ जाती हैं। जो ड्राफ्ट है, जो इरविन और गांधी का पैक्ट होना है, उसको एवेल्यूट सरोजनी नायडू करती हैं। उस गांधी इरविन पैक्ट के बाद जब सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी वापस आते हैं अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका और अपने पैक्ट को लोगों को समझाने के लिए, तब सरोजनी नायडू को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये पहली बार है जब वो जेल में जाती हैं और सीधे 22 महीनों के लिए जाती हैं। इसके बाद जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में वो सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाती हैं, तब पुनः उन्हें जेल की यात्रा करनी पड़ती है। जेल यात्रा करना उस समय ऐसे था कि हम लोग बाड़े जाकर घूम आते हैं, अगर बहुत दिन से नहीं गए हैं तो कुछ अच्छा नहीं माना जाता। तो जेल जाना या स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिशर्स ने आपको अरेस्ट किया है, दैट इज़ अ जाम। तो सरोजनी नायडू को 2 बार जेल की यातनाओं को झेलना पड़ा। एक बार आगा खां पैलेस डिटेंशन कैंप में भी महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू साथ में रहते हैं। उस समय, वो जो समय था, तब महात्मा गांधी के विचारों का सरोजनी नायडू के ऊपर प्रभाव बढ़ता जाता है और वो उनके नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन के मर्म को समझने लगती हैं, जो अभी तक उनके लिए सिर्फ एज अ टूल हुआ करता था कि वी हैव टू अचीव द फ्रीडम थ्रू दिस। नाउ शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड कि वाई दिस। तो वो आगा खां पैलेस का डिटेंशन कैंप उनके लिए एक राजनीतिक पाठशाला का काम करता है। जब दांडी मार्च और महिला राइट के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, इन सारी गतिविधियों से पूरे देश में सरोजनी नायडू एक ऐसा फिगर बनकर निकल कर आती हैं कि यदि महिलाओं की बात होनी है तो उनकी ओर देखना है, महिलाओं को घर से बाहर निकलवा के लाना है तो उनको वहाँ भिजवाना है, कोई बात यदि महिलाओं तक संप्रेषित करके उन्हें समझानी है तो शी इज़ अ स्पोक्स पर्सन। भारत आज़ाद होता है। भारत के आज़ाद होते समय प्रोविंसेस बनती हैं। तो जो यूनाइटेड प्रोविंस है, जो वर्तमान समय का उत्तर प्रदेश है, सरोजनी नायडू वहाँ की पहली गवर्नर बनती हैं और पूरे भारत की पहली भारतीय महिला गवर्नर बनती हैं। इस पद पर अपने मृत्यु पर्यंत वो रहती हैं और ऐसा माना, मतलब ऐसा बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा भी है कि मेडिकली डॉक्टर्स ने उन्हें ये चेतावनी 1 वर्ष पहले ही दे दी थी। 1949 में उनकी देहावसान होता है और 1948 में ही उनको ये बात डॉक्टर्स ने बता दी थी कि आप इस समय किसी भी मेंटल स्ट्रेस या भार को लेने के लिए योग्य नहीं है और आपको थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। पर उनका बहुत दृढ़ विश्वास और दृढ़ मत ये था, उनका एक बहुत फेमस कोटेशन है जो उन्होंने 1925 के अपने कांग्रेस अधिवेशन में भी प्रयोग किया था और उसको वो बहुत जगह उद्धृत करती हैं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भय अक्षम्य विश्वासघात है और निराशा अक्षम्य पाप है।
तो ना तो मैं अपनी मृत्यु के भय से और ना मुझे कुछ हो जाएगा इस निराशा से इस पद को, जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, उससे भाग नहीं सकती। और होता भी यही है कि 2 मार्च 1949 को जब उनकी डेथ होती है, उसके ठीक 15 दिन पहले 15 फरवरी को वो दिल्ली में अपना कुछ काम करके लौटी होती हैं। 1 मार्च को डॉक्टर उनको आकर चेकअप करता है, उनकी ब्लड थेरेपी करता है और उन्हें ये बताता है कि आप अभी भी समय है, बच सकते हो, ये सब चीज़ें छोड़ दो। वो रात को सोती हैं, उन्हें कार्डियक अटैक आता है और वो वहीं अपने राजभवन में काम करते करते हम सब के बीच से विदा हो जाती हैं। लखनऊ के पास ही गोमती नदी है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है और इस तरह एक पूरा अध्याय समाप्त होता है। वो अध्याय जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर ख़त्म कर दिया जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के बारे में मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, जो मुझे नहीं बताई गई थी और जो मेरे दिमाग में बस ये थी कि वो स्वर कोकिला, यानी उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सो शी इज़ द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत कोकिला या भारत की बुलबुल वो इसलिए थी क्योंकि उनके लेखन में इमेजिनरी तत्व, उनके लेखन की आत्मा, उनके लेखन का जो कंटेंट था वो रहस्यवाद से इतना जुड़ जाता था कि जब आप उस बुलबुल चिड़िया की आवाज़ को सुनते हो तो आपके मन मस्तिष्क में जैसा परिदृश्य उभरने लगता है, जब आप सरोजनी नायडू के काव्य को पढ़ते हो तो आपके भीतर वैसे ही भाव उद्दीप्त होने लगते हैं। जब उनका देहावसान हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने उनके विषय में बहुत बड़ा वक्तव्य है, मगर मुझे जो उस पूरे वक्तव्य की आत्मा लगी वो यही थी कि नेहरू कहते हैं, शी मतलब इन्होंने, शी इज़ अ वुमन who infused the articity and poetry in national struggle। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कलात्मकता और काव्यात्मकता को संजोया था। भारत का पूरा स्वतंत्रता संग्राम, जहाँ पर महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या बाकी समकक्ष लोगों, एक बहुत मज़ेदार चीज़ छूट गई थी, क्योंकि सरोजनी नायडू बहुत सहृदय थी, लेखक और कवि होते हैं, एकता में बहुत विश्वास रखा करती थी। तो 1916 में जब लखनऊ पैक्ट होता है, लखनऊ समझौता होता है, लीग और कांग्रेस साथ में आ जाते हैं, तो सरोजनी नायडू पूरा अलग से एक निबंध लिखती हैं, मोहम्मद अली जिन्ना एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी। और उस निबंध को जब वो 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, 1919 में वो अपना निबंध लेकर आती हैं और जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो जाता है तो वो खुद अपने हाथों से उस निबंध को फाड़ देती हैं। हालांकि तब तक वो निबंध बहुत प्रचारित और प्रसारित होकर लोगों के बीच पहुंच चुका होता है और पाकिस्तान में उसकी बहुत बुरी बुरी प्रशंसाएँ चल रही होती हैं। ठीक इसी तरह से जिस तरह उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ कहना चाहिए की थी, या उस समय उन्हें लगा था कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा ही उन्हें तब भी लगा था जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था और इरविन और गांधी का अनौपचारिक संवाद चल रहा था। तो जिन शर्तों को इरविन गांधी जी को समझा रहे थे, उन शर्तों के संदर्भ में सरोजनी नायडू महात्मा गांधी से कहती हैं, आप इन सबको मेंशन करवा लीजिए, जो आज भी बहुत कॉमन सी बात है। अगर कोई ऑफिसर आपसे कुछ कहता है कि ऐसा ऐसा करना है तो मूवीज़ में बहुत दिखाते हैं, आप रिटन में दो, तो सरोजनी नायडू उनसे कहती हैं कि आप ये रिटन में लो। और महात्मा गांधी क्योंकि और ही अधिक काव्यात्मक सहृदय व्यक्ति, नहीं उन्होंने कहा है, उन पर भरोसा कर लेना चाहिए। तो द बुलबुल ऑफ हिंद, हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बीच में छूट रही थी। सामाजिक रूप से इनका जो सरोकार रहा वो सिर्फ राजनीति को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि जब हैदराबाद में बाढ़ आती है 1908 के आसपास, तो वहाँ के सेवा कार्य को इतना तन्मयता से ये करती हैं कि ब्रिटिश सरकार इन्हें केसरे हिंद की उपाधि 1911 में देती है। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिस समय रविन्द्रनाथ टैगोर और हमारे बाकी नायकों ने अपनी सभी उपाधियों का त्याग किया, सरोजनी नायडू भी अपनी उपाधि को उस समय छोड़ देती हैं और तब महात्मा गांधी उन्हें केसरे हिंद की जगह बुलबुले हिंद की संज्ञा प्रदान करते हैं और पार्लियामेंट तक में वो बुलबुले हिंद और हम सब के बीच हमारी स्वर कोकिला के रूप में विद्यमान रहती हैं। उनका एक और भाषण यूट्यूब पर हम सबको बहुत आसानी से मिलेगा, 1 मिनट 45 सेकंड का है, जब वो अमेरिका जाती हैं
1928 में, तब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ है, मगर उनका विश्वास इतना दृढ़ है कि वो वहाँ जाके संबोधित इसी तरह से करती हैं कि मैं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और विश्व के सबसे नवीनतम उभरते देश की प्रतिनिधि बनकर यहाँ आई हूँ। उस प्रतिनिधित्व को सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, ब्रिटेन में जब वो पढ़ती थी, जब वो बाद में कामों से जाने लगी, और पूरे यूरोप में शी इज़ नोन एज द कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। भारत की सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पे सरोजिनी नायडू का नाम प्रतिष्ठित हो चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जब 1925 में उन्होंने प्रेसाइड किया, तो अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1929 में वो प्रेसाइड करती हैं। और ठीक इसी तरह से ईस्ट एशियन इंडियन कांग्रेस है, उसका सेशन 1930 में जाकर वो प्रेसाइड करती है। तो सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर इंटरनेशनल दायरा और इंटरनेशनल उनका रिकॉग्नाइजेशन इतना बढ़ जाता है कि एक और बहुत मज़ेदार चीज़ है जो पूरे भारतीय वाङ्मय में मुझे लगता है कि शायद इन्हीं के साथ घटित हुई होगी। 1990 के दशक में आई एम सॉरी, में कैलिफोर्निया की 1990 में कैलिफोर्निया की पालोमर ऑब्जर्वेटरी ने 5647 नाम का एक एस्ट्रॉयड, एक उल्कापिंड खोजा जो माइनर प्लैनेट सेंटर अंडर द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के तहत आता है। उसने इस उल्कापिंड का नाम सरोजिनी नायडू के नाम पर रखा। भारत के पूरे जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, औरों के साथ भी हुआ होगा, मेरे संज्ञान में ये पहला किरदार आया जिनके नाम पर अंतरिक्ष में एक उल्कापिंड का नाम वो ब्रिटिश दे रहे हैं, जिनके खिलाफ वो वहीं पर जाकर वक्तव्य दिया करती थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़, ठीक इसी तरह से इनके ऊपर एक बायोपिक भी अनाउंस हुई है 2020 में। मज़ेदार बात यह है कि उसमें सरोजिनी नायडू की भूमिका वो निभाने जा रही हैं जो अभी बहुत चर्चाओं में है, रामानंद सागर की सीता जी। तो 2020 में इस बायोपिक की घोषणा हुई थी। 2014 में गूगल ने अपना डूडल इनको समर्पित किया था। और अमेरिका के एक बहुत फेमस म्यूजिशियन हैं हेलेन सिरेल्ट, उन्होंने अपनी एक पूरी एल्बम इनविजिबल इन्हीं की रचनाओं और इन्हीं की कविताओं को संग्रहित करके कंपोज की है, जो अमेरिका में अभी तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कंपोजिशन है। सबसे पहली बायोग्राफी इनकी आती है, वो आती है पद्मिनी सेन गुप्ता द्वारा, जिसका अंत वो करती हैं इन्हें एक हास्य योगिनी कहकर। उस हास्य योगिनी का एक अंतिम एग्जाम्पल, टाइम बचा है, जब ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी तो उनसे मिलने के लिए एडोल्फ हक्सले आते हैं, जो एक बहुत रिनाउंड ब्रिटिश ऑथर रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं। तो ये बात मुझे उससे याद आई कि पद्मिनी जी इनको कहती हैं हास्य योगिनी, जो परिहास में, सार्काज़्म में सबसे सब कह जाती हैं और लोग उसको मजाक में लेते हैं। हक्सले भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं जब उनसे पहली मर्तबा मिलते हैं। It has been our good fortune while in Bombay to meet Miss Sarojini Naidu, the newly elected president of All India Congress Committee, and a woman who combines in the most remarkable way great intellectual power with charm, sweetness with courageous energy, a wide culture with originality, and earnest with humor. If all Indian politicians are like Mrs. Naidu, then the country is fortunate indeed. ऐसे बहुत सारे उनके लिखे और उनके लिए लिखे बातें और वाक़यात हैं। कुछ मकरंद परांजपे जी की पुस्तकों में ऐसे अनछुए पहलू हैं उनके जीवन के, जिनको जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि कुछ नायक और कुछ नायिकाएं अपना काम इतनी तन्मयता से करते हैं कि उन्हें ये भान नहीं होता कि उस काम को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं। ऐसे ही कुछ साधक हैं जिनको कोशिश की जाती है कि समय समय पर जब बड़े लोग इंगित करें तो छोटे लोग उन्हें ढूंढें, उन पे जो मिल सके उसे देखें। ऐसा ही एक प्रयास था
मुझे लगता है एक बार मैं बस उनकी जो राइटिंग्स हैं वो आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स क्या उन्होंने लिखा था। जो सबसे पहली उन्होंने कविता लिखी थी जब वो 12 साल की थी, द लेडी ऑफ लेक, बचपन में जब उन्हें ऑफिशियली लिखना शुरू नहीं किया था, माँ से सुन कर लिखा करती थी। फिर जो नाटक मेहर मुनीर जिस पे उन्हें वजीफ़ा मिलके वो विदेश जाती हैं, जो मैथ्स की बुक में लिखा जाता है, वो आता है। 1905 में उनका पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड प्रकाशित होता है और वो बहुत ख्याति भी पाता है क्योंकि वो लंदन से ही प्रकाशित होता है। और उस समय के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार भी, साहित्यकार भी, बटलर यीट्स ने अपने हाथों से उसमें सरोजनी नायडू के टीन एज का चित्र ड्रॉ किया होता है। तो दूसरा उनका ये है। उसके बाद वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडिया ऑफ नेशन, ये उनकी पहली वो किताब है जो गोखले और बाकी उनके संगियों से कहने के बाद उन्होंने अपने देश के लिए, यहाँ के आंदोलन और यहाँ के लोगों के लिए लिखी होती है। फिर द ब्रेकिंग विंग्स, सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ये उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो जाती हैं। और ऑब्वियसली मोहम्मद अली जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी, ये भी उनके सामने ही प्रकाशित है। उनके मृत्यु उपरांत 1961 में उनकी बेटी पद्मजा नायडू द फेदर ऑफ डॉन प्रकाशित करवाती हैं, जो उनकी जितनी भी लेखनी थी, जितने भी वक्तव्य थे जो अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए थे, उनका एक संकलन है। तो मेरी नज़र में एक किरदार था, मुझे नहीं पता मैं उसे कितना जान पाई और कितना आप लोगों को बता पाई, पर मुझे उन्हें जानने में मज़ा बहुत आया क्योंकि मुझे पहली बार महात्मा गांधी की टक्कर का कोई किरदार मिल रहा था जो उनसे अपनी बात मनवा पा रहा था। धन्यवाद।